हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो नोट्स मैंने आप सभी को दे दिए हैं। आई होप कि सब ने राइट डाउन कर लिया है उनको अपनी नोटबुक में। आपको बिल्कुल साफ साफ अच्छी हैंड राइटिंग में ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए अब हम रीड करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन होता क्यों है, कैसा, उसके टाइप कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, ड्राइव कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं, मोशन कितना है। तो इस चैप्टर में हम मोशन के कारण के बारे में पढ़ेंगे, कोज ऑफ मोशन, की मोशन होता क्यों है, क्या चीज़ होती है जो मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे कि कोई कार है, अगर वो रुकी हुई है तो वो चलना स्टार्ट कर देती है, तो ऐसा क्यों है। और अगर कोई कार चल रही है तो वो रुक जाती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इनके लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन। द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, मतलब वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसको चेंज करने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। यहाँ पे एक वर्ड है एफर्ट। एफर्ट ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई कार है यहाँ पे, अगर वो रेस्ट में है तो हमने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, उसको मोशन में लेके आने के लिए हमने उस पर कुछ एफर्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोशन में आएगी, वो कार चलना स्टार्ट कर देगी। हमने सिर्फ जो एफर्ट किया है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो द एफर्ट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो चल रही है तो उसको रोकने के लिए हम एफर्ट करेंगे, तो उन एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ए पुश और ए पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी बॉडी पर हम पुश करते हैं, उसको धकेलते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन होती है। जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, वेट मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, ऐसे ही फोर्स को हम मेजर करेंगे न्यूटन में। इसको एन से लिखते हैं, बड़े एन से। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। वो अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसको मूव करने में हेल्प कर सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोक सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है स्पीड को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज या शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि रबर की कोई चीज़ है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिस जो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डायरेक्शन भी होती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। तो फोर्स जो है उसमें डायरेक्शन भी होती है। लिखने के लिए हम फोर्स को ऐसे लिखेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम उस पर ऊपर ऐसे एरो का साइन लगाते हैं ऐसे। तो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स में हमें साथ में मैग्नीट्यूड दिया जाता है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया ये भी साथ में बता दिया जाता है। उसकी डायरेक्शन भी होती है फोर्स की, तो इसलिए क्या है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? When two or more force act on a body in same or different direction, then the overall effect of these force on a body is known as resultant force. क्या है कि जब किसी बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट में भी, तो जो टोटल फोर्स बनता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इस पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है,
और इसी डायरेक्शन में एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जो ये टोटल फोर्स होगा मिला के ये क्या बन जाएगा, 5 + 10 = 15 न्यूटन। तो टोटल हो जाएगा 15 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस टोटल फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है पूरा, इस पे 5 न्यूटन फोर्स इधर, 10 न्यूटन फोर्स इधर, और एक और तीसरा फोर्स है जो 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो टोटल क्या होगा, ये दो फोर्स तो सेम डायरेक्शन में है, ये ऐड हो जाएंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये क्या हो जाएगा, इनमें से माइनस हो जाएगा। तो टोटल फोर्स आएगा 5 न्यूटन का, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। तो टोटल जो ओवरऑल फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स। क्या होते हैं, तो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जब किसी बॉडी पे सेम इक्वल फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में और उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, तो उनको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। जब किसी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो, तो उनको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। जैसे कि ये बॉक्स है, इस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 10 दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो बॉक्स पे जो टोटल फोर्स वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन दोनों फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। तो जब रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो टोटल जो फोर्स होगा वो जीरो नहीं हो, जैसे कि इस बॉक्स पे 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, 5 न्यूटन का इधर से, तो ओवरऑल जो फोर्स होगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स। तो इस टाइप का जो फोर्स होगा, जो टोटल रिजल्टेंट जीरो नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी बट दे कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है, जब बैलेंस फोर्स किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। मान लेते हैं ये बॉक्स है, ये रेस्ट में है, इस पे दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर हम बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो बैलेंस फोर्स है वो ऑब्जेक्ट स्टेट में चेंज नहीं लेके आ सकता, वो सिर्फ उसकी शेप को चेंज कर सकता है। अब जो गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसका एक्सपेरिमेंट उसने किया था, एक ऑब्जर्वेशन थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या थी, द फाउंडेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज लेड बाय गैलीलियोज फेमस इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन ने 3 लॉ दी थी मोशन के लिए। तो जो फर्स्ट लॉ थी उसका क्लू उसे कहाँ से मिला था, उसका गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था उससे फर्स्ट लॉ का उसको हिंट मिला था। और जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, यहाँ पे हम देखते हैं। ही रोल्ड ए स्मॉल मार्बल बॉल डाउन ऑन एन आइडल फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड ऑन बोथ साइड्स एट हाइट h। अब क्या है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था उसने, ये ऐसे मतलब झुका हुआ था, ये प्लेन था, और ये लगभग मतलब जितना हो सके उसने फ्रिक्शन लेस इसको बनाया था। यहाँ पे मतलब इस पे फ्रिक्शन कम से कम था, h हाइट थी इसकी यहाँ पे। और ये कोई मोर मार्बल की बॉल, मतलब उसने कोई भी बॉल ली, संग पत्थर होता है मार्बल जो, वो बॉल ली और क्या किया उसने, उसको यहाँ से बॉल को यहाँ से नीचे छोड़ दिया ऐसे इधर। अब यहाँ पे जो दूसरी डायरेक्शन थी, यहाँ पे उसने अलग अलग एंगल से, पहले उसने ये प्लेन बनाया, उसका कुछ एंगल था, तो देखते हैं हम दोबारा से अच्छे से। तो मान लेते हैं पहला उसने ये प्लेन बनाया था, ये यहाँ से उसने बॉल को छोड़ा, और जो सामने जो दूसरी साइड जो प्लेन बनाया था वो उसने ऐसे बनाया था, मतलब ये उसने बनाए थे। पहले एंगल जो था वो बहुत ही ज़्यादा बनाया था। तो उसने क्या देखा
कि उसने एच हाइट से बॉल को छोड़ा तो बॉल यहाँ से नीचे आई ऐसे, यहाँ से, और यहाँ पे जाके बॉल रुक गई और यहाँ से वापस आ गई। अब उसने क्या किया, सेकंड पार्ट में उसने इस एंगल को चेंज कर दिया जो अगले वाले प्लेन का था। मतलब अब की बार उसने ये वाला एंगल बनाया, एंगल को उसने कम कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। पहले एंगल ज़्यादा था, ये वाला था। अब की बार पहले ये वाला एंगल था, अब की बार क्या किया उसने, एंगल को कम कर दिया। तब उसने क्या देखा कि इतनी हाइट से उसने बॉल को छोड़ा यहाँ से, तो बॉल अब की बार यहाँ पे आके रुक गई। अब की बार क्या देखा उसने कि हाइट तो सेम हाइट तक बॉल गई, जितनी हाइट से उसने बॉल को छोड़ा था सेम हाइट तक बॉल गई। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम थी, यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई, उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल की लेकिन हाइट सेम थी, उतनी ही हाइट तक बॉल गई। अब उसने क्या किया, अब उसने इस प्लेन को थोड़ा सा एंगल और कम कर दिया, अब की बार ऐसा बना दिया, यहाँ से एंगल कम हो गया तो बॉल यहाँ से आई ऐसे। तो उसने क्या देखा, अब की बार भी बॉल सेम हाइट तक ही गई, डिस्टेंस उसने ज़्यादा ट्रैवल किया लेकिन हाइट जो थी वो बॉल की वो सेम थी। तो एक्सपेरिमेंट से उसने क्या देखा कि बॉल को हम या किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस भी हाइट से हम छोड़ते हैं, बॉल को मान लेते हैं, तो वो सेम हाइट तक पहुंचने की कोशिश करती है, तब तक वो रुकती नहीं है जब तक वो सेम हाइट तक नहीं पहुंच जाती। तो उसने क्या देखा कि अगर हम प्लेन को बिल्कुल ऐसा बना दें, प्लेन बिल्कुल 0 डिग्री एंगल कर दें, बिल्कुल ओरिजेंटल, तो क्या होगा, बॉल ऐसे चलेगी, आगे चलेगी, और इतनी हाइट तक जाने से पहले बॉल रुकेगी नहीं जब तक वो सेम हाइट तक नहीं पहुंच जाती जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल प्लेन है। अब हाइट तो उसको इतनी मिलेगी नहीं जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था, तो बॉल हमेशा चलती रहेगी क्योंकि वो जब तक नहीं रुकती जब तक वो सेम हाइट पे नहीं पहुंच जाती। तो उसने क्या देखा कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, यहाँ से उसने उसको मोशन में यहाँ तक पहुँचाया और प्लेन पे बिल्कुल छोड़ दिया, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो उसने क्या देखा, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो ऐसे मोशन में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं, कब तक, जब तक हम उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा के उसको रोकेंगे नहीं, तो तब तक वो बॉल नहीं रुकेगी, वो बॉल क्या होगी, चलती ही रहेगी, कब तक, जब तक हम उसको अपने हाथ से या किसी बाहर से अनबैलेंस फोर्स लगा के रोकेंगे नहीं। तो यही उसका एक्सपेरिमेंट था और आगे चल के न्यूटन ने इसी को स्टडी किया और इनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसने फर्स्ट लॉ को बनाया। तो पहले गैलीलियो ने क्या कहा था, टू कीप एन बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। उसने क्या कहा कि एक बार हमने बॉल को मोशन में लेके छोड़ दिया, अब बॉल मोशन में ही रहेगी, मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि मोशन में बनाए रखने के लिए हमें बार बार फोर्स लगाना पड़ेगा कि थोड़ी देर बाद हमें उसको फिर से फोर्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में अपने आप ही रहेगी, कोई भी हमें अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बॉडी को मोशन में लेके आना है तो, या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे मोशन में रखने के लिए हमें किसी अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये बात थोड़ा सा समझने वाली है, थोड़ी डीप है, इसको अच्छे से हम सोचेंगे कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, अगर वो कोई चीज़ पहले से चल रही है तो उसको चलाए रखने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको रोकने के लिए हमें उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि बॉल थी, अगर बॉल चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, कब तक, जब तक हम उसको बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स लगा के उसको नहीं रोकेंगे तब तक वो बॉल चलती रहेगी। तो ये थोड़ी सी डीप बात है, इसको समझने के लिए इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे कि अर्थ अर्थ है वो सन के बाहर से घूमती है, ठीक है, ऐसे। तो पहले लोग क्या सोचते थे कि अर्थ को ऐसे चलाए रखने के लिए कोई फोर्स है जो अर्थ को घुमा रहा है ऐसे सन के बाहर से, अगर वो फोर्स ना होता तो अर्थ क्या होती, थोड़े दिनों में रुक जाती, कब तक घूमती रहेगी। उसको घुमाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है, कोई बाहर से उसको बार बार फोर्स लगाता रहे, और ये फोर्स कौन लगाता है, ये फोर्स भगवान लगाता है, ऐसा लोग सोचते थे। कि कुछ ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास थे। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो अर्थ है उसकी स्टेट है वो मोशन है, ना कि रेस्ट।
और वो चीज़ चल रही है, उसको चलाए रखने के लिए हमें किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चल रही है। तो उसकी जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, मोशन है। नेचुरल स्टेट का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो उसकी स्टेट क्या है, रेस्ट है। तो ऐसे ही अर्थ की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, मोशन। मतलब अर्थ की स्टेट है हमेशा मोशन में रहने की, वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। बॉल की तरह वो क्या रहेगी, हमेशा मोशन में रहेगी, और वो कब तक नहीं रुकेगी, जब तक हम बाहर से कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगी। तो अर्थ क्या है, हमेशा मोशन में ही रहती है। सिर्फ जो सन है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो क्या करता है, वो उसकी ऑर्बिट में उसको बना के रखता है, उसको अंदर की तरफ अपनी ऑर्बिट में बना के रखता है, ना कि उसको घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। चलती अर्थ अपने आप है, क्योंकि जो उसकी नेचुरल स्टेट है वो क्या है, मोशन है, ना कि रेस्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल स्टेट मोशन भी हो सकती है और रेस्ट भी हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट को देख के हम ये नहीं सोचेंगे कि ये रुका हुआ था हमेशा के लिए और इसको फोर्स से ही चलाया गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी नेचुरल स्टेट मोशन भी हो सकती है कि वो हमेशा से चल ही रहा हो, सिर्फ हमें उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसा केस था अर्थ का। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी नेचुरल स्टेट क्या होती है, मोशन होती है। तो फर्स्ट गैलीलियो ने क्या बताया, टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि बाहर से हमें किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से न्यूटन ने जो है अपनी फर्स्ट लॉ बनाई। फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करती है, इट स्टेट दैट ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक हम बाहर से कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जब तक हम कोई बाहर से अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सपोज ए बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल, कोई बुक है वो टेबल पे रखी है, इट इज़ इन रेस्ट, तो वो क्या है, रेस्ट में है। तो बुक रेस्ट में ही रहेगी, कब तक, जब तक हम उसको खुद से नहीं मूव करेंगे, हम उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट बाई इट सेल्फ, इट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ओनली वैन कंपाइल्ड बाई एन फोर्स ऑफ आवर हैंड। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक हम क्या उस पर फोर्स लगा के उसको नहीं रोकते हैं। ऐसे ही जो अर्थ है वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको बाहर से कोई फोर्स लगा के नहीं रोकते हैं। तो जो ये स्टेट होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, तो उसकी जो टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट को बनाए रखने की, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है कि वो चाहती है कि मैं अपनी रेस्ट की स्टेट को बना के रखूं, और अगर मोशन में है तो वो मोशन की स्टेट को बनाए रखना चाहती है। तो इसकी जो टेंडेंसी होती है, बनाए रखने की जो कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसका मतलब जो देखो सिंपल समझते हैं कि एक ये बड़ा पत्थर है और एक ये बॉल है, ये दोनों रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहना चाहेंगे। इसको मूव करवाने, ये छोटा सा, ये छोटी सी बॉल है, इसको मूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए। और ये बड़ी बॉल है या बड़ा पत्थर है, इसको मूव करवाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये दोनों अपनी स्टेट में रहना चाहते हैं, ये रेस्ट में। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये मोशन में कम फोर्स लगाएंगे तभी मोशन में आ जाएगा, मतलब इसमें कम कैपेसिटी है अपनी रेस्ट को बनाए रखने के लिए, और इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है, इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है अपनी जो रेस्ट है उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमें ज़्यादा मोशन लगाना पड़ेगा इसको, रेस्ट ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मोशन में लेके आने के लिए। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया होता है, मतलब वो अपनी ऑब्जेक्ट अपनी जो रेस्ट की पोजीशन है या मोशन की पोजीशन है उसको बनाए रख सकता है। सिंपल समझते हैं, एक साइकिल चल रही है तो उसको रोकने के लिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हल्की है, उसमें मास कम है, वो
आराम से रुक जाएगी। दूसरा, एक बड़ी बस है वो चल रही है उसी मोशन से, तो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टेंडेंसी है अपनी स्टेट को बनाए रखने की। तो जो स्टेट की को बनाए रखने की टेंडेंसी होती है वो मास पे डिपेंड करती है। इसको पढ़ते हैं, इनर्शिया इज द दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया क्या होता है कि जो बॉडी है वो अपोज करेगी, रजिस्ट करेगी कि उसकी जो स्टेट है उसमें कोई भी चेंज न आए। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। और जो उसके रहने की जो एक कैपेसिटी होती है, इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मास पे। मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है तो उसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी अपने आप को बनाए रखने की, और अगर कम भारी ऑब्जेक्ट है तो उसमें कम कैपेसिटी होगी। हैवियर ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया एंड लाइटर ऑब्जेक्ट हैज लेस। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ भी यही बताती है कि ऑब्जेक्ट में इनर्शिया होता है, वो अपनी स्टेट को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। अब अगर दो होती हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट की स्टेट को बना के रखे, तो इसको हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसकी कैपेसिटी है उसकी टेंडेंसी होगी कि वो मोशन में ही रहे, तो मोशन की स्टेट को बना के रखेगा, इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन। जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी में चलना चाहेगा, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या बताती है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी। अब पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? नॉर्मल मोमेंटम को समझेंगे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है। द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। इट हेल्प टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाई एन अनदर बॉडी। समझते हैं कि ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, उसमें क्वांटिटी कितनी है मोशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ये हमें क्या हेल्प करता है? ये हमें हेल्प करता है फोर्स को मेजर करने में, कि वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट लगाएगी, कितना फोर्स लगाएगी। मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, एक साइकिल आती है, हल्की है, वो आपसे आके टकराती है तो आप पे कम फोर्स लगाएगी। और एक दूसरा भारी कोई बस आके आपसे टकराती है तो वो आप पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है उसमें कितना मोशन था, उस पर मोशन पे डिपेंड करेगा। टोटल मोशन जितना होगा वो आप पे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो ये टोटल मोशन या टोटल इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम हमें ये मेजर करने में हेल्प करता है। तो यही यहाँ पे बोला है कि कंसिडर ए कार एंड ए बाईसाइकिल आर मूविंग विद ए सेम वेलोसिटी। एक कार है और एक साइकिल है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड बाय द कार ऑन एन ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द बाईसाइकिल। तो अब कार किसी चीज़ से टकराएगी और बाईसाइकिल, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं और दोनों किसी ऑब्जेक्ट पे टकराएंगी, तो कार है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। दिस इज़ बिकॉज द कार हैज़ मोर मास देन बाईसाइकिल। क्योंकि कार का जो मास है कार का, वो बाईसाइकिल से ज़्यादा है। सिमिलरली, तो एक जो मोमेंटम है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे, कि वो कितना फोर्स लगाए किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के मास पे। अगर ज़्यादा मास है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, कम मास है तो कम। सिमिलरली, व्हेन टू ट्रक ऑफ सेम मास इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 एंड v2। दो ट्रक हैं सेम मास के हैं, अब की बार मास को हम सेम कर देते हैं, वेलोसिटी को चेंज करके देखते हैं। पहले हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट का मास सेम रखा और वेलोसिटी को चेंज किया। अब की बार हम ऑब्जेक्ट का मास सेम कर देते हैं और वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो दो ट्रक हैं, दोनों सेम मास के हैं, दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है, ये v2, मतलब एक थोड़ा सा तेज़ चल रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है कि v1 जो है वो बड़ी है, मतलब v1 वेलोसिटी जो है वो पहले की तेज़ है, दूसरे की कम है। तो अब ट्रक किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो क्या होगा? जो तेज़ वेलोसिटी वाला ट्रक है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और जो कम वेलोसिटी है वो कम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है, जो मोमेंटम है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मास पे और वेलोसिटी पे।
तो अब आगे पढ़ते हैं। बोथ द अबोव केस मेक इट क्लियर दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो जो उसमें मोमेंटम होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे, और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हैं कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ घट जाती है। जैसे कि सिंपल हम समझते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा, इस पे इतना इफेक्ट पड़ेगा। ये मतलब तब हम बोलेंगे कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। इनवर्सली में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम 1/, ऐसे लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट होता है उसको। जैसे कि सिंपल मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये हैं, आपने आप क्या एक दुकान पे गए कुछ भी सामान लेने, आप चीनी लेने गए, तो 100 रुपये की चीनी मान लेते हैं 2 किलो आ गई। तो अगर आपके पास पैसे बढ़ेंगे, आपके पास रुपये हो गए 200, तो अब आप जो चीनी लेके आएंगे उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो जो अमाउंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट, कि कितनी आप चीनी लेके आ रहे हैं, वो पैसे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के। लेकिन अब क्या होता है, अब आपके पास पैसे कांस्टेंट है, 100 रुपये हैं, लेकिन जो रेट है ना वो बढ़ गया, पहले 50 था अब रेट हो गया 60, तो आप चीनी जो लेके आओगे वो कम आएगी। तो जो रेट बढ़ेगा तो चीनी का अमाउंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा उसी रुपए में, 100 रुपये में या 200 रुपये में। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट और ये अमाउंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेट बढ़ेगा तो अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो हम चीनी लेके आ रहे थे वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर पैसे बढ़ेंगे तो अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पैसे और ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट और जो अमाउंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये होता है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब मोमेंटम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी के। तो मोमेंटम को कैसे निकाल सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम पी से लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, पी इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम हमें निकालना है तो उसके मास और वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि ये है। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी जीरो, हेयर द मोमेंटम इज जीरो। मोमेंटम हम अभी पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो को जब हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, मोमेंटम जीरो आ जाएगा। अगला हम, तो आज के लिए इतना, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।